फ्रेंड्स, टुडे आज हम लोग आपका गाला असाइनमेंट का इंग्लिश का पेपर नंबर 2 सोल्व करने वाले हैं। दिस इज पेपर नंबर 2। ओके, गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 2 है हमारा। सेक्शन ए से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो मैं हिंदी मीडियम में इस तरह का आपको मटेरियल मिलने वाला ये एकमात्र चैनल है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। यहां मैं आप लोगों के लिए सभी विषय के वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे सेक्शन ए से। इसमें दोस्तों हम सेक्शन ए में जो पहला है कंप्रीहेंशन आता है, वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ये पेपर नंबर 2 है, मैं आपको बता दूं। 1 मिनट फ्रेंड्स, पेपर नंबर 2 है ये, सॉरी पेपर नंबर 5 है ये गाला असाइनमेंट का। तो इसको पहले आप पढ़िए। द लाइब्रेरी ओपन इट्स हॉल फॉर फिल्म स्क्रीनिंग, वर्कशॉप्स इन होम इकोनॉमिक्स और गार्डनिंग, चाइल्ड केयर ऑफ द आर्ट्स एंड फॉर वीमेन टू गेट हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, लीगल डिस्प्यूट्स एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को सलाह दूंगा दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश सीखना हो तो आपकी वोकेबलरी मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ मैं कुछ शब्द के अर्थ आपको बताऊंगा। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, और लीगल का मतलब होता है कानूनी। तो जो लाइब्रेरी थी उसका काम क्या था कि वो गार्डनिंग, चाइल्ड केयर और महिलाओं का कोई विवाद हो उस पर वो आयोजन करते थे वो लोग। द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी पॉइंट आउट दैट थ्रू रीडिंग वीमेन वुड रियलाइज देयर ऑन स्ट्रेंथ एंड फोर्स यूनिटी। तो जो सेक्रेटरी था उसने इस बात की ओर इशारा किया कि पढ़ करके जो महिलाएं हैं उनको अपनी ताकत का एहसास होगा और वो इनमें एकता आएगी। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द सेक्रेटरी पॉइंट आउट? सेक्रेटरी ने क्या दर्शाया? तो उत्तर है, द सेक्रेटरी पॉइंटेड आउट दैट थ्रू रीडिंग वुमेन वुड रियलाइज देयर ऑन स्ट्रेंथ एंड फॉर यूनिटी। ये वाला हिस्सा, ये वाला यहां से लिख दीजिए आप, तो भी हमारा सही माना जाएगा। हाउ डज द लाइब्रेरी हेल्प वुमेन? इन्हें लाइब्रेरी थी, ये महिलाओं की मदद किस प्रकार से करती थी? द लाइब्रेरी हेल्प्स द वुमेन, देखिए डज आया सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, टू मैनेज फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, लीगल डिस्प्यूट्स एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम। ये परिवार का समस्याएं हो, कानूनी विवाद हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, उसमें ये लाइब्रेरी मदद करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू माई हाउस विच वंस, ये वाला वंस आएगा, हैड अ लॉट ऑफ बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स, वॉज हैवीली पोल्यूटेड। तो जो एक सुंदर सा तालाब था मेरे घर के पास जिसमें पक्षी थे, मेढक थे, वो पूरी तरह से प्रदूषित हो गया था। पोल्यूटेड यानी प्रदूषित। It led to the spread of mosquitoes and turned a lovely place into an ugly neighborhood. तो इससे कारण, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना या फैलाना। मॉस्किटोस फैल गए और ये जो एक भद्दा सा जगह बन गया। दिस हर्ट मी बैडली, इससे मुझे काफी तकलीफ हुई। एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता था। आई गॉट टूगेदर विथ ए कपल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड क्लीन द पॉन्ड नेक्स्ट टू माई हाउस। मैं अपने दोस्तों से मिला और जो पॉन्ड था, तालाब, उसको साफ किया। दिस वॉज फर्स्ट एक्टिविटी, ये मेरी पहली प्रवृत्ति थी। तो ये जो पहला प्रश्न है हमारा, वाई वॉज अरुण हर्ट, यानी अरुण को तकलीफ क्यों हुई? तो अरुण वॉज हर्ट बिकॉज अ लेक नेक्स्ट टू हिज हाउस वॉज सो पोल्यूटेड दैट इट स्प्रेड मॉस्किटोस एंड टर्न द प्लेस इनटू एन अगली नेबरहुड। क्योंकि उसके घर के बाजू में जो लेक थी वो पोल्यूटेड हो गई थी, जिसके कारण मच्छर फैलते थे और वो जगह थी एकदम भद्दी हो गई थी। व्हाट डिड अरुण डू? तो अरुण गॉट टूगेदर विद कपल ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड क्लीन द पॉन्ड नेक्स्ट टू हिज हाउस। देखिए, दिस हर्ट मी बैडली, आई वांटेड टू, ये यहां से हमको लिख देना है। आई के बदले क्या लिखना है? अरुण। ये और माई के बदले यहां पे आ जाएगा हिज। बस इतना चेंज करना है आपको, बस आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट रेडक्लिफ कॉलेज इन 1900। 1900 में मुझे रेडक्लिफ कॉलेज में पहला दिन याद है।
knew there were challenges in my way, but I was eager to overcome them. मैं जानती थी कि मेरे रास्ते में, हेलन केलर वाला जो पार्ट है उसमें से लिया गया ये, जो पार्ट का नाम है आई लव यू टीचर, उसमें से ये लिया गया है। तो मैं जानती थी कि मेरे रास्ते में समस्या है, लेकिन मुझे उनको पार करना था। द प्रोफेसर्स लुक्ड फार अवे एज इफ दे वेर स्पीकिंग थ्रू ए टेलीफोन। जो प्रोफेसर थे दूर लगते थे, ऐसा लग रहा है जैसे वो टेलीफोन पे बोल रहे। द लेक्चर वॉज स्पेल्ड इन टू माई पाम्स एज रैपिडली एज पॉसिबल। जो लेक्चर थे उनको मेरी हथेली, पाम यानी हथेली पर लिखा जाता था जितनी जल्दी हो सके। आई वुड नोट डाउन वॉट एवर रिमेंबर्ड वेन आई वेंट बैक होम। और जब मैं घर आती तो जो भी याद होता उसको लिख लेती। वॉट शोज दैट हेलन वॉज डिटरमिन्ड टू स्टडी एट कॉलेज। कौन सी चीज ये बताती है कि हेलन कॉलेज में पढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प थी। डिटरमिन यानी दृढ़ संकल्प। हेलन न्यू दैट देयर वर डिफिकल्टीज इन हर वे बट शी वॉज ईगर टू ओवरकम। हेलन जानती थी कि उसके रास्ते में समस्या है, लेकिन वो उनको ओवरकम करने, पार करने के लिए दृढ़ संकल्प थी। हाउ डिड हेलन स्टडी एट रेडक्लिफ कॉलेज। हेलन रेडक्लिफ कॉलेज में किस तरह से अध्ययन करती थी। द लेक्चर वेर स्पेल्ड इन टू हेलन्स पाम एज रैपिडली एज पॉसिबल। जो लेक्चर थे हेलन की हथेली में काफ़ी तेजी से स्पीडली लिखे जाते। शी वुड नोट डाउन वॉट एवर सी रिमेंबर्ड व्हेन शी वेंट बैक होम। और जब भी घर जाती तो जो भी उसे याद होता उसको लिख लेती। नेक्स्ट है शुभांगी सेज, when I visited my friends Najim's home in the Polo Forest, I saw many nests of weaver birds on bubble trees. कि जब मैं अपने दोस्त नजीम के घर गई तो पोलो फॉरेस्ट में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो वीवर बर्ड होता है, बुनकर पक्षी, उसके बबूल के पेड़ पर कई घोंसले थे। सो ब्यूटीफुल। हाउ डू दे बिल्ड देयर नेस्ट। वे अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। तो देवांगी से लुक एट दिस पिक्चर, इस चित्र को देखो। इन द बुक इट इज अ वीवर बर्ड। ये क्या है? बुनकर पक्षी है। द बर्ड इज नॉन एज सुगड़ी इन गुजराती। गुजराती में इसको कहते हैं सुघरी। सुघरी यानी अच्छा घर बनाने वाला पक्षी। मीनिंग वन हु बिल्ड्स अ ब्यूटीफुल हाउस। मतलब एक ऐसा पक्षी जो खूबसूरत घर बनाता हो। Almighty has gifted us different skills and weaver bird is gifted with the skill of weaving its nest. Almighty यानी सर्वशक्तिमान यानी कि ईश्वर ने हमको सभी को तरह तरह के स्किल दिए हैं, और उसमें जो वीवर बर्ड है उसको घोंसला बनाने का स्किल दिया है। वीवर बर्ड्स प्रिफर लॉन्ग थ्रेड लाइक ग्रास लीव्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। जो वीवर बर्ड है धागे जैसी, थ्रेड का मतलब होता है धागा जैसी जो घास है उसका घोंसला बनाने में उपयोग करते हैं। So next first question is what did Subhangi see in the Polo forest? सुभांगी ने पोलो फॉरेस्ट में क्या देखा? Subhangi saw many nests on weaver birds on bubble trees in the Polo forest. उसने weaver bird के घोंसले देखे। What does the weaver bird use to weave its nest? तो the weaver bird use long thread like grass. लंबी धागे जैसी घास का वो उपयोग करता है। पैराग्राफ नंबर 5 है सी हैड रिफ्यूज ऑल हिज रिक्वेस्ट फॉर फोटोग्राफ। उसने ट्रू लव वाला जो हमारा टेस्ट ऑफ ट्रू लव उसमें से लिया गया है। आपको किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। लेफ्टिनेंट ब्लिंटफोर्ड वाला जो लेसन है उसमें से दिया गया है। तो पहले तो उसने रिफ्यूज मतलब टू से नो, इनकार करना। उसने जो फोटोग्राफ की उसकी रिक्वेस्ट थी उसको इनकार कर दिया। सी हैड एक्सप्लेन इफ योर फीलिंग्स फॉर मी हैज एनी रियलिटी माई लुक्स वॉन्ट मैटर। अगर तुम्हारी जो फीलिंग्स है उसमें कोई भी सत्य है तो मेरा जो लुक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज आई एम ब्यूटीफुल, मान लो कि मैं खूबसूरत हूँ। आई वुड ऑलवेज हैव द आइडिया दैट यू वेर अट्रैक्टेड बाय अ प्रिटी फेस। तो हमेशा मेरे दिमाग में ये आइडिया रहेगा कि तुम एक खूबसूरत चेहरे से आकर्षित हुए। अट्रैक्टेड यानी आकर्षित होना। दैट काइंड ऑफ लव वुड डिस्प्लीज मी। इस तरह का जो प्रेम है वो मुझे डिस्प्लीज करेगा, मुझे उससे खुशी नहीं मिलेगी। सपोज आई एम नॉट प्रिटी देन आई वुड ऑलवेज फियर दैट यू वेर राइटिंग टू मी बिकॉज यू वेर लॉनली। लॉनली यानी अकेला। तो मान लो कि मैं खूबसूरत नहीं हूं तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे पत्र लिखते थे क्योंकि तुम अकेले थे। नो, डोंट आस्क फॉर माई पिक्चर। मेरा चित्र मत मांगिए। वेन यू कम टू
न्यूयॉर्क यू शैल सी मी, जब तुम न्यूयॉर्क आओगे तो तुम मुझसे मिल सकोगे। वाई डिड मिस मेनल रिफ्यूज टू गिव हर फोटोग्राफ, मिस मेनल ने अपना फोटोग्राफ देने से इनकार क्यों किया? तो मिस मेनल रिफ्यूज्ड टू गिव हर फोटोग्राफ बिकॉज शी थॉट दैट इफ हिज फीलिंग फॉर हर हैड एनी रियलिटी हर लुक्स वॉन्ट मैटर। देखिए मैं बता दूं आपको, ये जो है ना सी थॉट, इफ योर का मतलब क्या आएगा, हिज फीलिंग्स, फॉर मी के बदले हो जाएगा हर, हैड एनी रियलिटी हर लुक्स वॉन्ट मैटर। बस ये आपको लिख देना है। मिस मेनल से दैट इफ सी वॉज नॉट प्रीटी, तो इफ सी वॉज नॉट प्रीटी यहां पे देखिए, देन आई वुड ऑलवेज फियर दैट यू वेर राइटिंग टू मी बिकॉज यू वेर लॉनली। ये वाला हिस्सा आपको लिख लेना है। अब देखिए हमारे पास शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट दोस्तों आपको याद करके लिखनी चाहिए, लिखोगे तो आप एग्जाम में लिख पाओगे, रटना नहीं, आपको उसको समझना है। तो जो क्वालिटीज ऑफ फाउंड इन मदर्स उस पर लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स है, हर किस, रन ऑन एनी फूड अवेलेबल, यानी माता जो होती घर में जो भी भोजन उससे काम चला लेती, फीड फैमिली ऑफ 6 ओनली ऑन ए हाफ ए किलो ऑफ केबेज। अब दोस्तों खाली ये जो पॉइंट्स है इसको भी आप पूरा वाक्य बना दो, आपकी शॉर्ट नोट पूरी हो जाएगी, मगर कब, जब आपने पाठ पढ़ा हो तब। ओके, तो यहां मैं बता रहा हूं, तो गॉड गेव यूनिक क्वालिटीज टू मदर, भगवान ने माता को अनोखी क्वालिटीज दी। हर किस कैन क्योर एवरीथिंग फ्रॉम ए ब्रोकन लेग टू ए ब्रोकन हार्ट, उनकी जो किस है, जो चुंबन है, एक टूटे हुए पैर से लेकर टूटे हुए दिल तक का इलाज कर सकती है। सी कैन रन ऑन एनी फूड अवेलेबल, जो भी भोजन उपलब्ध होता है उससे काम चला सकती है। सी कैन फीड, फीड यानी खिलाना, अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स ओनली ऑन हाफ अ किलो ऑफ कैबेज, कैबेज यानी गोभी, 6 सदस्यों के परिवार को आधे किलो गोभी में वो खाना खिला सकती है। सी कैन हील, हील का मतलब होता है स्वस्थ बनाना, हर सेल्फ व्हेन सी इज सिक, जब वो बीमार होती तो अपना आपको स्वस्थ बना लेती है। हर आइज कैन सी हर चिल्ड्रन थ्रू क्लोज डोर्स, उसकी आंखें अपने बच्चों को बंद दरवाजे में से देख सकती है। सी ऑल सीक्रेट थिंग्स विदाउट ओपनिंग देम, सारे रहस्यों को बिना उजागर किए देख सकती है। एंड लुक एट द चिल्ड्रन एंड से आई अंडरस्टैंड एंड आई लव यू, और बच्चों को देख के वो कहती हैं मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ। विदाउट अटरिंग अ वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। सी कैन मैनेज अ चाइल्ड्स बाथ, प्ले, स्टडी, फूड एंड स्लीप विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, वो एक बच्चे का स्नान, खेलना, अध्ययन, भोजन, सोना, सबकी व्यवस्था कर सकती बिना चिड़चिड़ाप किए। दो सी लुक सॉफ्ट, सी इज टफ, यद्यपि वो सॉफ्ट दिखाई देती लेकिन वास्तव में वो बहुत ही कठोर है। नो वन कैन इमेजिन वॉट सी कैन डू एंड एंड्योर, कोई भी इस बात की इमेजिन यानी कल्पना नहीं कर सकता कि वो क्या कर सकती है और क्या सहन कर सकती। इंड्योर यानी सहन करना। अ मदर कैन नॉट ओनली थिंक बट कैन रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज टू, वो मात्र सोच ही नहीं सकती, वो तर्क भी ला सकती है, समझौता भी कर सकती है। ओके, अगला है द असुर्स अटेम्प्ट टू किल कच्छ, यानी असुरों ने कच्छ को मारने की क्या क्या प्रयास किए। तो 3 प्रयास किए थे। पहले में क्या किया था, उसकी बॉडी को कट करके सियार को खिला दिया था। फिर शुक्राचार्य ने श्लोक पढ़े और जो शिकार, जो सियार थे जेकाल्स, उनके पेट को फाड़ता हुआ जो कच्छ था वो बाहर आया। सेकंड टाइम ग्राउंड हिज बॉडी थ्रू इन द ओशियन, उस दूसरी बार उसकी शरीर को पीस करके समुद्र में डाल दिया था। तीसरे में क्या किया था कि उसके शरीर को जला दिया और उसकी राख को एक शराब में मिला करके शुक्राचार्य को पिला दिया गया था। ये 3 अटेम्प्ट हुए थे। तो when the Asurs found out why Kach was staying with Shukracharya, they decided to kill him on day when Kach was grazing the cows in the jungle. The Asurs killed him. तो जब असुरों को मालूम पड़ा कि कच्छ क्यों वहां पे ठहरा हुआ है शुक्राचार्य के पास, तो उन्होंने उसे मारने का निश्चय किया। जब वो गायों को चरा रहा था, ग्रेज यानी चरा रहा, तो असुरों ने उसकी हत्या कर दी। They cut his body into pieces and fed them to the wolves and jackals. उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके भेड़िए और सियार को खिला दिया। बट शुक्राचार्य brought
कच बैक टू लाइफ विथ हिज मैजिक मंत्र, लेकिन शुक्राचार्य ने अपने मैजिक मंत्र से कच को जीवित कर दिया। वन डे व्हेन कच वॉज कलेक्टिंग फ्लावर्स द असुर्स अगेन किल्ड हिम। अगले दिन, अगली बार जब वो कच फूल इकट्ठे कर रहा था, असुरों ने उसको मार दिया। देन ग्राउंड हिज बॉडी इनटू पेस्ट एंड मिक्स इट विद द वाटर ऑफ द ओशियन। उसकी शरीर को पेस्ट बना करके समुद्र में मिला दिया। बट अगेन शुक्राचार्य ब्रॉट कच बैक टू हिज लाइफ। फिर से शुक्राचार्य ने उसे जीवित कर दिया। When the Asurs killed Kach for the third time, they burnt his body and mixed the ashes with the divine wine that Shukracharya drank. फिर असुरों ने क्या किया, उसको तीसरी बार मारा, उसकी बॉडी को जलाया और उसको राख को, ऐस का मतलब होता है राख, को शराब में मिला दिया जो शुक्राचार्य पीते थे। अब हमको सही गलत के निशान लगाने हैं। राम सिंह 070 chose to break apart rather than टेलिंग ए लाई, यानी झूठ बोलने के बदले राम सिंह ने अपने आप को नष्ट करने का निश्चय किया। सही है ये कारण। ब्लैक बॉक्स इज द बेसिक मटेरियल यूज इन फायरवर्क्स। ब्लैक बॉक्स नहीं है, इसे बोलते हैं ब्लैक पाउडर। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ट्यून अप रिफर्स टू प्रिपेयरिंग योर माइंड एंड बॉडी फॉर ए टास्क। ट्यून अप का मतलब होता है अपने शरीर और दिमाग को किसी कार्य के लिए तैयार करना। ये सही है। द सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग वॉज बेस्ड ऑन फिंगर मूवमेंट। सेकंड जो था वो किस पे था, जो उसमें हेलन केलर की जो टीचर थी वो बोलती थी और वो उसके गले को छू करके उसका अंदाजा लगाती थी। ओके, सेक्शन ए पूरा हुआ, हम सेक्शन बी चला रहे हैं दोस्तों। रीड द स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। I am off to find my world, my dreams, carve my nice, sew my seams, remembers as I sail my streams, I will love you all the way. मैं ऑफ द फाइंड, मैं अपने दुनिया खोजने की राह पर निकल रहा हूँ, मेरे सपनों को साकार करने के लिए और मेरे जो घाव है उनको खुद सीने के लिए। आई रिमेंबर आई सेल माई स्ट्रीम्स, मैं खुद अपने झरनों में सेल करूँगा। आई लव यू ऑल द वे, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करूँगा। What does the poetess promise her mother? जो कवियत्री है अपनी माता से क्या कहती है? The poetess promises her mother that she will always love her, कि वो हमेशा उससे प्यार करेगी, अपनी माता से। नेक्स्ट है carve my niche मीन्स तो क्रिएट माई ओन प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में मेरा खुद का स्थान बनाओगे। राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। राइमिंग वर्ड्स क्या है? ड्रीम्स, सीम्स, स्ट्रीम्स, ये राइमिंग वर्ड्स है। नेक्स्ट है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैराग्राफ पढ़ के उत्तर देना। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वेंट टू स्कूल। सुबह में मैं स्कूल गया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप that day, and once I would pay the fees with that amount, the jalebis would be completely digested. और फिर जब मैं उस स्कॉलरशिप की अमाउंट से मेरी फीस भर दूंगा तो जलेबी है वो पच जाएंगी। ये स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी जिसमें एक बच्चा है 3 रुपये जो स्कूल की फीस है उसके पूरी जलेबी खा लेता है। उसको ऐसा था कि अगले दिन स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो उसका काम हो जाएगा, लेकिन उसको स्कॉलरशिप मिलती नहीं है और मुसीबत में फंस जाता है। But when I got to school, I found out that scholarship was going to be paid the following month. लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मालूम पड़ा कि स्कॉलरशिप तो अगले मंथ मिलने वाली है। My head started to spin. मेरा सर घूमने लगा। Master Ghulam Muhammad announced that the fees would be taken during the recess. मास्टर गुलाम मोहम्मद ने घोषणा की कि फीस है रिसेस में ली जाएगी। When the recess bell rang, I left the school and walked on and on. जब रिसेस की घंटी बजी तो मैं स्कूल छोड़ के चलता ही रहा। फाइनली आई रीच द रेलवे स्टेशन। फिर मैं कहाँ पहुंचा? रेलवे स्टेशन पर। आई स्टार्टेड प्लेइंग टू अल्लाह मियाँ। मैंने अल्लाह मियाँ से प्रार्थना करने लगी। जस्ट दिस वंस सेव मी, सिर्फ एक बार मुझे बचा लो। ऑर्डर ए फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज इन माई पॉकेट। एक फरिश्ते को ऑर्डर करो कि वो यहाँ से निकले और मेरे पॉकेट में 4 रुपये डाल दे। आई प्रॉमिस आई विल यूज देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबी। अब मैं वादा करता हूँ
कि मैं उनका सिर्फ फीस भरने में उपयोग करूंगा, जलेबी खाने में नहीं। हाउ डिड द बॉय प्लान टू पे द फीस? लड़के ने अपनी फीस पे करने का कैसे प्लान किया था? द बॉयज प्लान टू पे हिज फीस विद द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप। पिछले महीने की जो स्कॉलरशिप थी उससे देने का उसने निश्चय किया था। द जलेबीज वुड बी कंप्लीटली डाइजेस्टेड व्हेन? जलेबियां पच जाएगी, कब पच जाएगी? जब वो फीस भर देगा। व्हेन ही वुड पे द फीस विद द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप। व्हाट डिड द बॉय कम टू नो व्हेन ही वेंट टू स्कूल? जब वो लड़का स्कूल पहुंचा तो उसे क्या पता चला? When the boy came to school, he came to know that scholarship was going to be paid the following month. जो स्कूल पहुंचा तो उसे पता चला कि जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने चुकाई जाएगी। What did मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस? मास्टर गुलाम मोहम्मद ने क्या अनाउंस किया? तो मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस, कि फीस है वो रिसेस में ली जाएगी। What did the boy pray to अल्लाह मियाँ? लड़के ने अल्लाह मियाँ से क्या प्रार्थना की? द बॉय प्रेड टू अल्लाह मियाँ टू सेव हिम बाय ऑर्डरिंग अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट ₹4 इन हिज पॉकेट। ये वाला हिस्सा आपको लिख देना है, मैं बताऊं। देखो, और ये ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट ₹4 इन माई के बदले हिज पॉकेट, ये वाला हिस्सा आपको लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे जो ये एडवर्टीजमेंट दिया है इसको देख करके आपको लिखना है सेमिनार ऑन लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता। ऑर्गेनाइज बाय 10B। डेट है, वेन्यू यानी प्लेस, जगह कौन सी है वो भी बताया गया है, समय क्या है। टॉपिक है हाउ टू अचीव 100% लिटरेसी। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट इन द सेमिनार। what डेटा इज दिस? ये डेटा क्या है? तो दिस डेटा इज नोटिस। यहां पे नोटिस बताई गई है स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द सेमिनार? तो टॉपिक क्या है ये देख रहे हैं। द टॉपिक ऑफ द सेमिनार इज हाउ टू अचीव 100% लिटरेसी। बाय whom इज द सेमिनार ऑर्गेनाइज? द सेमिनार इज ऑर्गेनाइज बाय क्लास 10th B। देखिए, ऑर्गेनाइज बाय 10th B। What is the duration of the seminar? ड्यूरेशन यानी समय अवधि, यानी समय ना रहे वो कितने समय तक चलेगा। तो द ड्यूरेशन ऑफ द सेमिनार इज 10 to 3 PM। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग इंटरव्यू एंड आंसर द क्वेश्चन। महेश सेड गुड मॉर्निंग सर। ऑफिसर गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट प्लीज, व्हाट्स योर नेम? बैठिए, आपका नाम क्या है? महेश सेड आई एम महेश पाठक, मेरा नाम महेश पाठक है। What are your educational qualifications? आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? सर आई हैव डन BCom फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैंने BCom किया है। आई स्टूड फर्स्ट इन माई कॉलेज विद 88% मार्क्स। 88% मार्क्स के साथ मेरे कॉलेज में पहला नंबर आया था। ऑफिसर आस्क्ड हाउ ओल्ड आर यू? तुम्हारी उम्र क्या है? आई एम 22 years old। ऑफिसर से व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ ए क्लर्क इन साइट ऑफ गुड क्वालिफिकेशंस? तो अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद तुम एक क्लर्क के जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो? तो महेश सेज आई नीड ए जॉब टू सपोर्ट माय फैमिली एंड ऑल्सो टू स्टडी फर्दर। मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। ऑफिसर बट यू हैव नो वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी अनुभव नहीं है। महेश सेज यू आर राइट सर, आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। गिवन ए चांस आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन। सर मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, और यदि मुझे मौका दिया जाता है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। नॉट लेट यू डाउन यानी आपको निराश नहीं करूंगा। डू यू नो टाइपिंग? क्या तुम टाइपिंग जानते हो? यस सर आई नो टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड। फाइन, आई विल गिव यू ए चांस, प्रूव योरसेल्फ। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूंगा, ऐसे जो होता है दोस्तों उसमें आपको है ना प्रश्न पहले पढ़ लेने का। प्रश्न पहले पढ़ लोगे तो आपको क्या है, कोई समस्या नहीं होगी। What are महेश क्वालिफिकेशन? महेश की क्वालिफिकेशन क्या है? तो महेश हैज अ BCom डिग्री फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। Why does महेश वांट ए जॉब? उसे जॉब क्यों चाहिए? महेश वांट्स ए जॉब टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड टू स्टडी फर्दर। यहां पे आपने देखा होगा
देखिए ये है ना, आई नीड टू जॉब टू सपोर्ट माई फैमिली एंड ऑल्सो डू टू स्टडी फर्दर। हाउ डज महेश डिस्क्राइब हिमसेल्फ? अब महेश अपना वर्णन कैसे करता है, यानी अपने आप परिचय किस प्रकार से देता है? तो महेश सेड दैट ही इज हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। डज महेश गेट हिज जॉब? क्या महेश को नौकरी मिली? यस, महेश गेट्स हिज जॉब। अब हम सेक्शन सी पे आ गए दोस्तों। मेज द सेंटेंसेस विद करेक्ट फंक्शन। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूं। तो यहां पे क्या बताया गया है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया था सिंस आए तो सिंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, बराबर। और फॉर आवे तो क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये फॉर आया तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 PM। हम 3 बजे से पढ़ रहे हैं। तो यह सिंस आया तो क्या आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। फिल द बकेट विथ वाटर, एड सम डिटर्जेंट पाउडर एंड सॉक द क्लोथ्स। बकेट में, डोल में पानी भरिए, कुछ डिटर्जेंट पाउडर डालिए। तो ये क्या दिखाया गया है? प्रोसेस बताई गई, प्रक्रिया बताई गई। कंप्लीट द डायलॉग सिलेक्टिंग द करेक्ट रिस्पॉन्सेस बेस्ड ऑन द फंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। रोहन एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज। तो थैंक यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। तो थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी। देखिए प्लेजेंट्री में क्या होता है कि यहां पे शिष्टाचार की बात होती है। तो पहला वाक्य रोहन ने कुछ कहा, उसके बाद मिताली उसको थैंक यू कह रही है। तो मितेश ने क्या कहा उससे? इट वॉज सच ए प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे बातें करके काफी खुशी हुई। तो उसके बदले में क्या कहेगी कि आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। पूजा, व्हेन विल द प्रोग्राम बिगिन? स्पेसिफाइंग टाइम, समय बताया जाएगा। तो इस पे स्पष्ट समय दर्शाना है। तो व्हेन शुड बी बिगिन इट? ये नहीं चलेगा। इट विल बिगिन एन आवर, यहां स्पेसिफिक टाइम बताया गया, इसलिए हमारा ये सही आंसर है। प्रिया, हु इज दैट बॉय डिस्क्राइबिंग ए पर्सन? तो दोस्तों याद रखना, डिस्क्राइबिंग ए पर्सन वाला वाक्य जनरली हु या हु से शुरू होता है। तो लेट अस मीट हिम, चलो मुझसे मिलते, ये कोई वाक्य नहीं बनी। आई नो हिम क्वाइट वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानता, ये भी बात नहीं हुई। तो ये हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, ये नहीं है। दैट इज द बॉय हुज फादर इज अवर प्रिंसिपल, ये हमारा सही ऑप्शन है। ये वो लड़का है जिसके पिता हमारे प्रिंसिपल है। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। ममता ऑफन डिस्क्राइबिंग एक्शन, एक्शन का हमको वर्णन करता है। तो ममता ऑफन मेक्स ए स्वीट्स, ममता ऑफन रीड्स ए बुक, ममता ऑफन लिसन्स टू द म्यूजिक। तो दोस्तों यहाँ पे तो तीनों हमारे पास सुटेबल है। तीनों में से कोई भी लिख सकते हो कि तीनों में एक एक्शन की बात हो रही है। अनप्लग द मिक्सर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस। तो देखिए यहां पे क्या होगा? अनप्लग द मिक्सर एंड वॉश इट, मिक्सर को अनप्लग करो और धो दो। अनप्लग द मिक्सर, पुट इट इन द कपबोर्ड, ये दोनों चीजें इसमें सुटेबल रहेंगी। द शॉप डिस्क्राइबिंग द प्लेस, स्थान का वर्णन करना है। द शॉप विच इज डेकोरेटेड विथ ए फ्लावर इज बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। तो या कोई जब वस्तु का वर्णन करना हो तो विच से शुरू होगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है यहां पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो देखिए पहले इनका अर्थ याद होना चाहिए। तो जैसे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, अर्थ लिख देता हूं। रिक्वायर यानी जरूरत होना। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो राज स्पोक अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग, राज ने उसकी पर्वतारोहण का जो अनुभव था उसका वर्णन किया। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, इसमें काफी शारीरिक मानसिक स्ट्रेंथ चाहिए। बट वंस यू रीच द टॉप नथिंग सीम्स इम्पॉसिबल, लेकिन आप टॉप पे पहुंच जाओ तो कुछ भी असंभव नहीं लगता। राइट द वर्ड्स हैविंग द नियरेस्ट मीनिंग, इनके सबसे करीबी वाले अर्थ लिखने। रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। एंक्सस का मतलब होता है आतुर।
तो ये तो सेट नहीं होगा। सैड यानी उदास, हैप्पी यानी प्रसन्न, तो ये तो बिल्कुल नहीं सेट हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा बी सॉरी, दुखी में दुख महसूस करना। स्पॉटलेस यानी जिसमें बिल्कुल दाग धब्बा ना हो। तो इसका होगा क्लीन, ये इसका अर्थ है, डर्टी नहीं है। जनरेट का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना, तो उसका होगा प्रोड्यूस। अब सेक्शन डी है, इसमें हमारे स्पीच है हमारा। तो देखिए, द किंग सेड टू मिलानियन आई डोंट थिंक यू कैन विन द रेस। राजा ने मिलानियन से कहा मुझे नहीं लगता कि तुम रेस जीत सकते हो। ये डोंट आया ने सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, तो ये जाएगा सिंपल पास्ट में। तो क्या हो जाएगा, द किंग टोल्ड मिलानियन दैट, आई का हो जाएगा ही, डोंट का हो जाएगा डिड नॉट थिंक ही कुड विन द रेस। ओके, फिर मिलानियन कहता है सेड आई एम श्योर आई कैन विन। तो क्या जाएगा, मिलानियन सेड दैट, आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वॉज, श्योर, आई का हो जाएगा ही, कैन का हो जाएगा कुड, ही कुड विन। इतना हाउ कैन यू बी सो श्योर ऑफ योर विक्ट्री, तुम्हें अपने जीत का इतना विश्वास कैसे हो सकता है। तो यहां प्रश्न पूछ रही, तो एटलांटा आस्क्ड हाउ ही कुड, कैन का हो जाएगा कुड बी सो श्योर ऑफ हिज विक्ट्री। और दूसरा वाक्य भी एटलांटा ने क्या, नो मैन कैन बीट मी इन रेस, कोई भी मुझे रेस में नहीं हरा सकता। तो क्या हो जाएगा, नो मैन कुड बीट हर इन ए रेस। इस तरह से एटलांटा एक लड़की है, इसलिए यहां पे हर आएगा। ओके, देखिए आगे, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट कंजक्शंस फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट्स। करेक्ट कंजक्शन का उपयोग कर रहा है। अजय विल स्टडी एट होम, अजय विल स्टडी इन द लाइब्रेरी। अजय घर पर पढ़ेगा, अजय लाइब्रेरी में पढ़ेगा। तो दोनों जगह तो पढ़ नहीं सकता, तो दोनों में से कोई एक विकल्प दिखाना है। तो हमारे यहां पे आएगा और का मतलब हुआ अथवा, यानी अजय घर पर अथवा लाइब्रेरी में पढ़ेगा। अजय विल स्टडी एट होम और इन द लाइब्रेरी। गो टू द मार्केट गेट मी सम वेजिटेबल्स, मार्केट जाइए मुझे कुछ सब्जियां दिलाइए। तो क्या, गो टू द मार्केट एंड गेट मी सम वेजिटेबल। जय इज हार्ड वर्किंग, ही डिड नॉट गेट ए प्रमोशन। जय मेहनती है, उसे प्रमोशन नहीं मिला। तो वो मेहनती है तो उसे मिलना चाहिए था। लेकिन ये दोनों वाक्य कैसे हैं, कॉन्ट्रास्ट है। तो इसको हम जोड़ेंगे दो, यद्यपि जय हार्ड वर्किंग है, उसे प्रमोशन नहीं मिला। दो का दो, ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, ये कॉन्ट्रास्ट दर्शाता है, बराबर। One minute, friends. A cab seller, write the paragraph correcting the underlined words. A cab seller moved from village to village to, ये वाला टू नहीं आएगा, ये वाला टू, and sold cabs in hot summer days. He felt tired of journey because के बदले जाए so, इसलिए वो sat under a tree, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, and then slept, and so और सो गया। when he awakes नहीं, क्या गया, when he awoke, जब वह उठा, simple past tense, he found that the bag containing the caps was empty, कि उसका जो टोपी वाला जो थैला था वो खाली हो गया था। do as directed, there lives a rich man, he has a big house, the most delicious fruits grow in his garden, many boys often steal his fruits. There lived, live का हो गया lived, यानी सिंपल पास्ट टेंस में इसको ले जाना है पास्ट टेंस में। तो there lived a rich man, he हैज के बदले होगा he had a big house, the most delicious fruits grow के बदले हो जाए grew, सेकेंड फॉर्म, in his garden many boys often steal के बदले उसका सेकेंड फॉर्म आएगा stole।
द फ्रूट्स। बराबर। नेक्स्ट है द यंग मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, दे लव अस, वी शुड ऑल्सो लव देम। यहां पे क्या करना है, एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड आया, मस्ट के बाद बी आया, थर्ड फॉर्म आया, पैसिव वॉइस बनाना है। तो द यंग मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर, तो यंग सब्जेक्ट है, करता है, रिस्पेक्ट क्रिया, द एल्डर्स ऑब्जेक्ट है, तो द एल्डर्स आगे जाएगा, मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय द यंग। वी मस्ट ओबे अवर एल्डर्स, तो वी करता है, ओबे क्रिया है, अवर एल्डर्स है कर्म, तो अवर एल्डर्स मस्ट बी ओबेड। याद रखिए दोस्तों, मस्ट, कैन, शुड में ये सब के बाद पैसिव वॉइस में बी आता है, इसके साथ साथ विल, सेल हो, उन सब के बाद पैसिव वॉइस में क्या आता है, बी। ओके। नेक्स्ट है सिलेक्ट द क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज आंसर्स। हमको ये प्रश्न दिए, वाक्य दिया, इसमें से हमको ऐसा प्रश्न बनाना है कि उसका उत्तर ये अंडरलाइन वाला वाक्य हो। अमन हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock। अमन 4 बजे से टीवी देख रहा है। तो प्रश्न होगा कि अमन कब से टीवी देख रहा है, तो हाउ लॉन्ग हैज अमन बीन वॉचिंग टीवी। और देखिए यहां पे स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, तो ये हमारा प्रश्न है, ये सिंस से शुरू होगा, तो सिंस व्हेन हैज अमन बीन वॉचिंग टीवी। यहां पे आपको देखिए याद रखिएगा, अगर यहां पे ऐसे बोला था फॉर 4 hours ऐसा दिया होता तो मैं हमारा प्रश्न फॉर से शुरू होता, बराबर, या हाउ लॉन्ग से करते। केतकी इज रीडिंग अ बुक, केतकी एक बुक पढ़ रही है, तो प्रश्न होगा केतकी क्या कर रही है, तो व्हाट इज केतकी डूइंग। रीडिंग भी जो है वो नहीं आना चाहिए उसमें, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, अंडरलाइन है। दैट इज किरण's हाउस, वह किरण का घर है, तो आपने पूछे वह किसका घर है, तो हुज हाउस इज दैट, ये हमारा आंसर होगा। सेक्शन ही है हमारा। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 125 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग माई बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों निबंध आपको रटना नहीं है, इसको समझना है। तो कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, रुस्तम इज माई बेस्ट फ्रेंड, रुस्तम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आई फॉन्डली कॉल हिम रूसी, मैं उसे रूसी कहता हूँ, फॉन्डली यानी प्यार से। रूसी इज ए टॉल एंड गुड लुकिंग बॉय, तो आपका दोस्त है, उसका वर्णन बताइए, उसकी क्वालिटीज बताइए। ही इज ए गुड क्रिकेटर, ही इज ए गुड सिंगर। आपको वाक्य लिखना है, वाक्य सही होना चाहिए, रिलेटेड विद द टॉपिक होना चाहिए, तो आपको अवश्य मार्क्स इसमें मिलेंगे। ही इज ए क्लेवर इन हिज स्टडीज एंड इज ए गुड क्रिकेट प्लेयर, वो एक पढ़ाई में होशियार है और अच्छा क्रिकेटर है। इट वॉज ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच दैट वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, एक क्रिकेट मैच में हम पहली बार मिले थे। वी प्लेड ए डबल्स मैच टूगेदर एंड वॉन ए कप फॉर कॉलेज, हम एक डबल्स मैच खेले थे, कप जीता था कॉलेज के लिए। सिंस देन वी हैव बिकम गुड फ्रेंड्स, तब से हम अच्छे दोस्त बन गए सॉरी। बिसाइड्स क्रिकेट मैनी अदर कॉमन इंटरेस्ट लाइक वॉचिंग मूवीज, म्यूजिक एंड ट्रैकिंग, ये भी हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टूगेदर, हम बहुत समय अपने साथ एक साथ बिताते हैं। रूसी इज एन ओबीडियंट बॉय, रूसी एक आज्ञाकारी लड़का, ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी। ही रिस्पेक्ट ऑल एल्डर्स, वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। इन स्पाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम ए रिच फैमिली, रूसी इज ए मॉडेस्ट एंड हम्बल बॉय, एक धनवान परिवार से आने के बावजूद वो बहुत ही विनम्र है। मॉडेस्ट यानी हम्बल यानी विनम्र। आई एम प्राउड टू हैव ए फ्रेंड लाइक हिम। सिंपल सी भाषा में दोस्तों लिखिए, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगला टॉपिक है द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग मदर। वर्किंग मदर यानी जो कामकाजी महिलाएं हैं, माताएं विशेषतः, उनकी क्या समस्याएं होती हैं। तो पॉइंट्स हमको दिए, वर्किंग आवर्स एट ऑफिस, ड्यूटी एट होम, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैमिली। जो महिलाएं होती हैं उनको घर पे भी काम करना पड़ता है, ऑफिस में भी। मेंटल एंड फिजिकल बर्डन, उन पर शारीरिक और मानसिक बोझ होता है। प्रॉब्लम्स एट ऑफिस, प्रॉब्लम्स एट होम, हाउ शी डील विद द प्रॉब्लम। टूडेज वुमन इज मोर एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट देन बिफोर, आज की महिला पहले से ज्यादा शिक्षित है और स्वतंत्र है। मोर एंड मोर वीमेन आर वर्किंग मदर नाउ, अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं क्या है, वर्किंग वुमन है।
बट इट इज़ ए टफ लाइफ, लेकिन एक बहुत ही सख्त जीवन है। सी हैज़ टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। उन्हें घर और परिवार में, ऑफिस में संतुलन बनाना पड़ता है। आफ्टर डूइंग ऑल द हाउस होल्ड चोर्स सी हैज़ टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। चोर्स यानी घरेलू काम। घरेलू काम करने के बाद उसे समय पे ऑफिस पहुंचना पड़ता है। अ मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली। एक माँ परिवार की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होती है। शी लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। वो पति और बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखती है। आफ्टर डूइंग हर ड्यूटीज एट होम सी रीड्स ऑफिस एंड डज हर होमवर्क एफिशिएंटली देयर। घर पे काम करने के बाद ऑफिस में जाती है, वहां पे भी वो अपना एफिशिएंटली काम करती है। एज ए रिजल्ट सी इज ऑलवेज अंडर ग्रेट मेंटल एंड फिजिकल बंडल। वो हमेशा शारीरिक और मानसिक बोझ के रहती हैं। देयर आर प्रॉब्लम्स एट होम एंड प्रॉब्लम्स एट ऑफिस। घर पे भी समस्या होती है, ऑफिस में भी, बट शी सॉल्व्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स फैक्टफुली। लेकिन वो सारी समस्याओं को सॉल्व कर देती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्डन्स, ये हमारा है। अब देखिए दोस्तों, ये वो आप लोग गार्डन वाला देख लीजिए, इसमें ट्री का इंपॉर्टेंस बता दीजिए। अब ये मैं बता रहा हूं आपको ईमेल। तो ईमेल में यहाँ पे जिसको लिखना है, वो किसको लिखना है? नितिन को। ड्राफ्ट एन ईमेल टू बिहाफ ऑफ संजय शाह। संजय शाह की ओर से लिखना है हमको। टू हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई नितिन को लिख रहा है ये। हु हैज फेल्ड इन दिस टर्मिनल एग्जामिनेशन। वो एग्जाम में फेल हो गया है। तो किस विषय में फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ है, क्या करना चाहिए, ये सब चीजें आपको दिमाग में रख के उसको देनी है। टू और या फ्रॉम करके अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। I am sorry to know that you have failed in mathematics in the terminal examination. ये जानकर दुख हुआ कि तुम टर्मिनल एग्जाम में गणित में फेल हो गए हो। आई नो यू फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट। मुझे मालूम है कि गणित तुम्हारे लिए कठिन है। बट डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन हताश मत होना। यू मस्ट वर्क हार्डर नाउ। अब तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। प्रैक्टिस सॉल्विंग एज मैनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा संभव हो सवाल सॉल्व कीजिए। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन पेपर्स एज यू कैन एंड गेट देम करेक्टेड बाय योर टीचर। जितने पेपर हो सके सॉल्व कीजिए, अपने टीचर से चेक कराइए। यू शुड बी इन द कंपनी ऑफ गुड एंड क्लेवर स्टूडेंट। तुम्हें अच्छे और होशियार दोस्तों के साथ रहना चाहिए। बट दैट डज नॉट मीन यू नेग्लेक्ट स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज। पर इसका मतलब बिल्कुल ये कतई नहीं है कि तुम स्पोर्ट्स को और दूसरी एक्टिविटीज को अवॉइड करो। Our best wishes are always with you. Father and mother send their blessings to you. इस तरह से आपको लिखना है। राइट अ रिपोर्ट इन 60 वर्ड्स ऑन योर विजिट टू ए म्यूजियम। दोस्तों रिपोर्ट के बदले ये जो ईमेल है ये आपके लिए ज़्यादा आसान है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। अब ये पिक्चर का वर्णन कर रहा है, तो वी कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ लाइब्रेरी। क्या कर रहे हैं? देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ लाइब्रेरी। द लाइब्रेरियन इज इशूइंग बुक्स। लाइब्रेरियन बुक्स दे रही है। ऑल द बुक्स आर नीटली अरेंज्ड इन द कपबोर्ड। सारी किताबें बड़ी सही ढंग से लगाई हुई हैं। देयर आर बुक सेल्स ऑल्सो। बुक सेल्स भी है। अ फ्यू पीपल आर स्टैंडिंग नियर द बुक सेल्स एंड रीडिंग बुक्स। कुछ जो लोग हैं बुक सेल्फ के पास खड़े होकर बुक्स पढ़ रहे हैं। देयर आर मैनी टेबल्स एंड चेयर्स इन द लाइब्रेरी। बहुत से चेयर और टेबल्स हैं। तो यानी दोस्तों आपको पिक्चर देख के बताना है। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इंट्रोडक्टरी देयर के वाक्य का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। देयर आर मेनी बुक शेल्व्स, देयर आर मेनी बुक्स, देयर आर 4 टेबल्स, देयर आर मेनी चेयर्स। इस तरह से आपको लिखना है। ओके, तो दोस्तों यहां हम बोधी ट्री का ये जो वीडियो पूरा कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हैव ए वेरी नाइस डे।